बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो सेल्स टैक्स का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं आपसे। हमने कहा सेल्स टैक्स के अंदर हम जब गुड्स सेल करते हैं तो हम आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं और गुड्स खरीदते वक्त का इनपुट टैक्स हम एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह बर्डन जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाता है। तो सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स था, तो बर्डन एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे हमने शिफ्ट होता हुआ देखा। सेल टैक्स जो है वो आउटपुट और इनपुट टैक्स एडजस्ट करने का नाम है। और फिर हमने कहा ये आउटपुट और इनपुट टैक्स एडजस्ट करने के लिए सप्लाई चेन में हर बंदे का रजिस्टर्ड होना क्या है, ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रक्चर को इस नौयत का है कि हम यहाँ पर हर बंदे को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाएगा जिसके ज़रिए सेल्स टैक्स चार्ज हो सके। तो फिर कुछ एग्जामिशन दी गई हैं। एक एग्जामिशन कहलाती है टर्नओवर बेस एग्जामिशन, दूसरी कहलाती है आइटम बेस एग्जामिशन। आइटम बेस क्या थी? जिस आइटम को एग्जाम कर दिया वो एग्जाम है, यानी उस पर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर टर्नओवर बेस एग्जाम्पशन पे किसी कैटेगरी को एग्जाम कर दिया जाए तो फिर वो भले आइटम एग्जाम हो ना हो, तो वो कैटेगरी यानी वो पर्सन जिसको एग्जाम किया गया है उसके एग्जाम होने की बिना पर वो जो कुछ भी बेचेगा वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक एग्जाम हो जाएगी, यानी कि उसको गुड्स बेचते वक्त कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना। ये एग्जाम्पशन है। अब यहाँ पर जो हमने स्टडी की लास्ट क्लास में, उसमें कॉटेज इंडस्ट्री को हमने स्टडी कर लिया। और कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में अगर कोई बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉल कर जाता है तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा सेल्स टैक्स पर्पस के लिए, यानी उसको अपनी प्रोडक्ट पर आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करना। तो इस वजह से हमने कहा कि अगर सप्लाई चेन में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन आ जाता है तो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के आने से आपकी सप्लाई चेन में आउटपुट और इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए आप एक की रूल या की पॉइंट या थंब रूल अपने पास नोट कर लें। वो की पॉइंट या थंब रूल क्या था? व्हेन देयर इज आउटपुट टैक्स देयर इज एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, यानी जब आउटपुट टैक्स आप चार्ज करेंगे तो आप अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करते तो आप इनपुट टैक्स भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये बुनियादी कायदा है, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। इसको लाजमी आप याद रखिएगा अच्छी तरीके से। इसकी मल्टीपल एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल पहली जो देने जा रहा हूँ, फ़र्ज़ करें कि आप पेपर परचेज करते हैं और पेपर बतौर आइटम एग्जाम्ड नहीं है। तो पेपर परचेज करते वक्त जिससे आपने पेपर परचेज किया होगा उसने आपसे आउटपुट टैक्स चार्ज किया होगा, वो आपके लिए इनपुट टैक्स बन जाएगा। लेकिन जब आप पेपर के ऊपर बुक प्रिंट करके पब्लिश करते हैं तो बुक बतौर आइटम क्या है, एग्जाम्ड है। और जब आप बुक मार्केट में सेल करेंगे तो उस पर आप कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर रहे। तो जब आप आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर रहे तो आप अपने मटेरियल पर पे किया हुआ इनपुट टैक्स भी एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि इस केस में इनपुट टैक्स क्या हो गया, डेड हो गया। तो ये एक बुनियादी कायदा हमें अच्छी तरह ध्यान में रखना है। व्हेन देयर इज आउटपुट टैक्स देयर इज एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। जब आप आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे तभी आप इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करते तो आप कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ये बुनियादी कायदा। तो अब हम ये सीखने जा रहे हैं जनाब कि अगर सप्लाई चेन में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन आ जाता है तो उस अनरजिस्टर्ड पर्सन के आने से सप्लाई चेन में सेल्स टैक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही है, लेकिन उसमें हम मैन्युफैक्चरर को कॉटेज इंडस्ट्री अज्यूम करेंगे और रिटेलर को भी हम क्या करेंगे, अदर देन टियर 1 रिटेलर अज्यूम करेंगे, ताकि वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, बरी जिम्मा होता है। मतलब उसके लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है, वो अपनी प्रोडक्ट पे पर आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेगा। तो ये दो बंदों को हम अनरजिस्टर्ड मानते हुए सप्लाई चेन बनाते हैं, यानी पूरी सप्लाई चेन वही की वही होगी जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। बस उसमें मैन्युफैक्चरर को अज्यूम किया गया कॉटेज इंडस्ट्री और रिटेलर को अज्यूम किया गया अदर देन टियर 1 रिटेलर। तो यानी कि दोनों एग्जेम्प्ट हैं और दोनों अब कुछ भी बेचें वो आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो assumption in this example is that seller can charge sales price to maintain his margin as in example number 1। example number 1 ही कंटिन्यू है। सेल्स टैक्स रेट 17% है, नॉर्मल केस। अब लास्ट क्लास में कमर्शियल इंपोर्ट की बात हुई थी कि अगर आप बाहर से कुछ मंगवाते हैं और उसको उसी हालत में बगैर किसी प्रोसेस के आप आगे सेल कर देते हैं तो फिर वो कमर्शियल इंपोर्ट्स है, यानी आप चीज़ें खरीदते हैं आगे बेचने के लिए या इंपोर्ट करते हैं आगे बेचने के लिए। तो फिर जो कमर्शियल इंपोर्टर्स होते हैं उनसे क्या होता है, सेल्स टैक्स 17% चार्ज होता है और 3% जो सेल्स टैक्स चार्ज होता है इसको हम बोलेंगे 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स। क्या नाम देंगे? 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स। अच्छा, अब इसको हमने इजाफी तो बोल दिया, इजाफी मतलब फर्दर।
लेकिन याद रखिएगा लॉ में फर्दर टैक्स इसके अलावा मतलब यानी एक और चीज है, इसको लॉ में फर्दर टैक्स बोलते हैं। तो प्लीज इसको अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दीजिएगा, इसको वही नाम दीजिएगा जो हम नाम दे रहे हैं, 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स। मतलब यानी अगर आप इम्पोर्टर हैं और आप बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि आप अपने खुद के यूज में लाएंगे, आगे किसी को बेचेंगे नहीं, तो फिर आप इम्पोर्टर हैं। तो इम्पोर्ट स्टेज पर आपसे 17% से टैक्स लिया जाएगा। लेकिन अगर आप यही रॉ मटेरियल, यही मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करके आगे किसी को बेच देंगे बगैर किसी प्रोसेस को परफॉर्म किए, बगैर खुद मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म किए, तो फिर आपको कमर्शियल इंपोर्टर माना जाएगा। और कमर्शियल इंपोर्टर इंपोर्ट स्टेज पे 17% और 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स देगा, जो कि कितना बन जाएगा टोटल 20%। यानी कि हम आसान लफ्जों में बोल सकते हैं कि कमर्शियल इंपोर्टर इंपोर्ट स्टेज पर 17% नहीं बल्कि 17 + 3 20% क्या करता है, सेल्स टैक्स पे करता है। लेकिन जब वो खुद आगे गुड्स बेचेगा तो 17% ही सेल टैक्स का करेगा, चार्ज करेगा। ये बुनियादी बातें ध्यान में रखें। उसके बाद अच्छा, ये 3%, सॉरी ये मैं इसको क्या करते हैं, मैं 3% कमर्शियल इंपोर्ट वाली बात कर गया। ये 3% फर्दर टैक्स, ये फर्दर टैक्स मैं एक इजाफी बात कर गया कमर्शियल इंपोर्ट्स की, वो बात आगे आ रही है। खैर ये 3% को मैं फर्दर टैक्स बोलूंगा। दिस 3% इज व्हाट, नॉट मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स, इट इज कॉल्ड फर्दर टैक्स। बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दिया इसको, मैंने इसको मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स बोल दिया। लेकिन इधर किताब में सबसे पहले बात, वो भी आएगा आपके सामने, लेकिन इधर किताब में 3% जो है फर्दर टैक्स की बात हो रही है। मतलब जब आप गुड्स बेचते हैं और सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं तो नॉर्मली आप 17% सेल टैक्स चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप गुड्स बेचेंगे किसको, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आप 17% तो चार्ज करेंगे, लेकिन 3% आप फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। अब इसका नाम फर्दर टैक्स है, ये मिनिमम वैल्यू एडिशन नहीं, वो भी आगे आपको बताता हूँ, लेकिन ये फर्दर टैक्स है, इसका नाम फर्दर टैक्स दें, और जो नाम दिया वही दें और कोई नाम ना दें। तो 3% फर्दर टैक्स हम चार्ज करेंगे अगर गुड्स बेची जाती है किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, विद फ्यू एक्सेप्शन। यानी फ्यू एक्सेप्शन का मतलब क्या है, कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप ये 3% फर्दर टैक्स चार्ज ना करें। अब वो कौन होंगे उसको हम अगर अलग से देख लेंगे, लेकिन पहली बुनियादी बात हमने ये सीखी कि अगर गुड्स बेची जाएं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या रजिस्टर्ड है, यानी वो खुद भी आपसे खरीदने के बाद जब गुड्स आगे बेचेगा तो सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, तो उससे आपने सेल्स टैक्स चार्ज करना है 17%। लेकिन अगर आप गुड्स बेचते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आगे आपने उससे सेल्स टैक्स चार्ज करना है 17%, और फिर 3% आपने फर्दर टैक्स क्या करना है, चार्ज करना है। तो 17% आउटपुट टैक्स है और 3% जो है वो क्या है, फर्दर टैक्स। ये फर्दर टैक्स का लफ्ज अच्छी तरह दिमाग में रखिएगा आप। अच्छा जी, उसके बाद अगर आगे बात करते हैं मजीद, और विदहोल्डिंग सेल्स टैक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब सेल्स टैक्स में भी विदहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, वो फिर किसी और पॉइंट पर डिस्कस करेंगे आपसे। अच्छा जी, आगे बात ले आते हैं। अब वो जो 3% वाली बात जो मैंने गलती से पहले कर दी थी, वो अब यहाँ पर आपके सामने आएगी। तो ये 3% में कंफ्यूज नहीं होना बेटा। यानी ये जो 3% आपने इससे पहले पढ़ा, वो 3% था फर्दर टैक्स। और ये फर्दर टैक्स कब चार्ज होता है, ये फर्दर टैक्स चार्ज होता है जब आप गुड्स बेचें किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ दोबारा कमर्शियल इंपोर्ट वाली बात पर, जो बात मैंने पहले कर दी। जो बात मैंने पहले कर दी वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, उसकी तफसील यहाँ बताई नहीं गई, लेकिन यहाँ ये डिस्कस हुआ। देखें, इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ने बाहर से गुड्स कितने की इंपोर्ट की, 9200 की। कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा प्लीज सब लोग। तो इंपोर्टर खुद तो रजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली बाहर से गुड्स आ रही हैं, तो ये 9200 का टैक्स उससे कौन 9200 पर जो सेल टैक्स होगा वो उससे कौन चार्ज कर रहा है, कस्टम। अब कस्टम ये देखेगा कि ये जो इंपोर्टर है ये रॉ मटेरियल खुद के लिए इस्तेमाल में, खुद के इस्तेमाल में लेगा बतौर मैन्युफैक्चरर, या ये आगे किसी को बेच देगा। अगर ये खुद के इस्तेमाल में लेगा तो ये इंपोर्टर है, और अगर ये आगे किसी और को बेच देगा तो इसको फिर नाम देंगे कमर्शियल इंपोर्टर का।
और अगर ये कमर्शियल इंपोर्टर है तो फिर इसको 17% नॉर्मल सेल टैक्स देना है प्लस 3% उसको इंपोर्ट वैल्यू का टैक्स देना है। 17% नॉर्मल और 3% किसका, इंपोर्ट वैल्यू का सेल टैक्स देना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब 17 + 3 कितना हो गया, 20%। लेकिन इसको, इस 3% को भी आपने अलग काउंट करना होता है। उसका रीजन क्या है, वो रीजन यहाँ लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है, कमर्शियल इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू पे 17% नॉर्मल सेल्स टैक्स प्लस 3% ऑफ इंपोर्ट वैल्यू एंड नो रिफंड कैन बी क्लेम बाय हिम ऑफ दिस अमाउंट। यानी आप इंपोर्ट स्टेज पर अगर 20% सेल टैक्स पे करके आए हो तो उसमें 17% आपके लिए नॉर्मल है और 3% जो है वो मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स कहलाता है। तो यानी कि अब होता ये है कि इंपोर्टर को इतना मार्जिन ऐड करना होता है अपनी गुड्स की क्या कहते हैं कॉस्ट में, ताकि वो उसको जब आगे बेचे तो जब बेचेगा तो 17% टैक्स चार्ज करेगा, तो उसका 17% आउटपुट टैक्स उसके 20% इनपुट टैक्स के बराबर हो या उससे क्या हो, ज्यादा हो। अगर शॉर्टेज आएगी, डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस को वो टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड ले सकता है। आप बोलेंगे रिफंड क्या होता है, तो ये रिफंड्स ये एडजस्ट नहीं कर सकता। इस तरह की सारी बातें आगे तफसील से आ रही हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि कमर्शियल इंपोर्टर खुद इंपोर्ट स्टेज पर इंपोर्ट वैल्यू का 17% नॉर्मल और 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स देकर आ रहा है, और खुद जब वो आगे गुड्स बेचता है तो कितना चार्ज करेगा, 17%। तो 9,200 की गुड्स इंपोर्ट हुई है बाहर से, अगर आप 9,200 का डायरेक्ट निकाल लेंगे ना 20%, जिसमें 17 नॉर्मल और 3 क्या कहते हैं मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स है, तो वो कितना हो जाएगा 1840। तो इसका मतलब ये हुआ 1840 बना इनपुट टैक्स किसके लिए, इंपोर्टर के लिए, और वो सीधा कस्टम से कहां पहुंच गया, एफबीआर के पास। अब क्या किया इंपोर्टर ने 9,200 की गुड्स में मार्जिन कितना रखा, 1800 का। यानी उसने 9,200 की चीज 1800 का प्रॉफिट ऐड करने के बाद आगे कितने की बेची, 11,000 की। अब वो 11,000 पे कितना सेल टैक्स चार्ज करेगा, वो नॉर्मल चार्ज करेगा 17%। जब आप निकालते हैं 11,000 का 17% तो आंसर बनता है 1870। तो 1870 क्या है, उसका आउटपुट टैक्स है, और 1840 का क्या है, इनपुट टैक्स है। ठीक है बेटा, तो आंसर आपके पास क्या हो गया, डिफरेंस कितना आ गया, 30 आ गया। बेटा मैंने कहा कि मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को ला रहा हूँ, प्लीज रब नवाज जरा देख लें इस चीज को। ठीक है, अगला बंदा कौन है, होलसेलर, और होलसेलर को रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो होलसेलर ने ये चीज परचेज की 11,000 की, होलसेलर ने इसके ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, 600। जो आउटपुट टैक्स चार्ज किया इंपोर्टर ने, वो होलसेलर का क्या बन गया बेटा, इनपुट टैक्स। ऐसा ही है। अच्छा जी, ओके। अब हम क्या करते हैं, 11,600, 11,000 में 600 का प्रॉफिट ऐड करने के बाद निकालते हैं उसका 17%। तो होलसेलर ने गुड्स बेची किसको, मैन्युफैक्चरर को, और अज्यूम कर लें मैन्युफैक्चरर कौन है, कॉटेज इंडस्ट्री। तो अगर मैन्युफैक्चरर कॉटेज इंडस्ट्री है तो फिर वो रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स पर्पस के लिए, यस और नो, रिस्पॉन्स दे प्लीज। तब हुआ क्या, होलसेलर ने आउटपुट टैक्स चार्ज किया 17%, उसमें से अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट किया 1870। बेटा डिफरेंस कितना आया, 102। तो ये नॉर्मल आउटपुट और इनपुट टैक्स का डिफरेंस है। लेकिन क्योंकि अब वो गुड्स बेच रहा है किसको, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो कि कॉटेज इंडस्ट्री है, तो लिहाजा अब वो इससे फर्दर टैक्स भी चार्ज करेगा अनरजिस्टर्ड होने की वजह से। तो अब क्या करें आप, ये डिफरेंस निकालने के बाद इस 348 को, जो कि 11,600 का ही क्या है, 3% है, कैलकुलेट करके देख लें। 11,600 का 3% कितना, 348। आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है 102 का,
उसमें ये 348 फर्दर टैक्स अलग से ऐड होगा बतौर बॉटम लाइन फिगर। यानी आप ये मत कीजिएगा कि आप आउटपुट टैक्स 20% से चार्ज करें, नो, आपने आउटपुट टैक्स नॉर्मल कैलकुलेट करना है 17% से, उसमें से इनपुट टैक्स जो भी है वो एडजस्ट कर लेना है, डिफरेंस आ गया ताकि मामला पहले नॉर्मल दिखे। अब आप उसको दिखाएं अलग से कि हाँ भाई क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड होने की वजह से इससे हम फर्दर टैक्स चार्ज कर रहे हैं, और फर्दर टैक्स कितना है 3%। तो वो 3% सीधा सीधा उस डिफरेंस का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। ठीक है, कहने को तो ये है कि आंसर सेम आएगा। अगर आप 11,600 का 20% निकाल के उसमें से 1972 क्या कर लें एडजस्ट कर, 1972 नहीं 11,600 का 20% निकाल कर उसमें से अगर आप 1870 क्या कर लें एडजस्ट कर लें, तब भी जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर आएगा। लेकिन प्रैक्टिस ये करनी है आपने कि आपने आउटपुट टैक्स नॉर्मल निकालना है, उससे इनपुट टैक्स एडजस्ट कर लेना है, डिफरेंस आने के बाद अलग से 3% फर्दर टैक्स आपने लगाना है ताकि ये शो कि बंदा क्या है अनरजिस्टर्ड है। देखो अब कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये अनरजिस्टर्ड है, मतलब यहाँ लिखा हुआ अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इसके अनरजिस्टर्ड होने की वजह क्या है, इसके अनरजिस्टर्ड होने की एक वजह क्या हो सकती है, या तो इसका आइटम ही एग्जेम्प्ट है, यानी इसका प्रोडक्ट ही एग्जेम्प्ट जो बना रहा है आगे, या फिर ये कौन है कॉटेज इंडस्ट्री। तो भले इसका आइटम एग्जेम्प्ट ना हो, ये कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल करने की वजह से क्या हो गया, ये इसकी एक्टिविटी एग्जेम्प्ट हो गई और इसको अपनी प्रोडक्ट पे फिर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना। मैंने कहा या तो बंदा एग्जेम्प्ट है या प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है। ये लास्ट क्लास में बहुत तफसील से आपसे क्या हुई है, बात हुई। अब ये गुड्स किसने परचेज की, मैन्युफैक्चरर ने। बहुत तवज्जो। तो मैन्युफैक्चरर ने जब ये गुड्स परचेज की तो उसने परचेज की कितने की, 11,600 की। उससे आउटपुट टैक्स जो चार्ज किया गया वो 1972 प्लस 348 चार्ज किया गया। 1972 नॉर्मल और 348 फर्दर। रिस्पॉन्स करें बेटा, 1972 प्लस 348 कितना बना बेटा, 2320। 2320 जो है वो मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट टैक्स होता अगर मैन्युफैक्चरर कौन होता, रजिस्टर्ड होता। लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चरर कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर पाएगा तो लिहाजा मैन्युफैक्चरर के लिए ये इनपुट टैक्स नहीं है, या इसका इनपुट टैक्स क्या हो गया, डेड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरर इसका बर्डन अगली पार्टी पे शिफ्ट नहीं कर पाएगा आउटपुट टैक्स चार्ज करके। तो एक तरीके से ये मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हो गया, नॉन रिफंडेबल टैक्स हो गया। और अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को या नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस को इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। तो अब जरा सोचिए कि मैन्युफैक्चरर ने इन्वेंट्री परचेज की 11,600 की, और जो उसका इनपुट टैक्स बनता अगर वो रजिस्टर्ड होता तो वो तो अब रजिस्टर्ड नहीं है, तो लिहाजा वो इनपुट टैक्स किस मुंह से क्लेम करेगा, इसी मुंह से क्लेम करेगा। नहीं, जब वो आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा तब वो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। जब ये मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड नहीं है तो जब वो आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर पा रहा तो वो इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर पा रहा। तो प्लस कर दें इसका आंसर, यानी अब आसान लफ्जों में मैन्युफैक्चरर की इन्वेंट्री खरीदने की कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि वो प्रोविजनली उसका बर्डन आउटपुट टैक्स चार्ज करके अगली पार्टी पे शिफ्ट नहीं कर पा रहा। तो ये इनपुट टैक्स कॉस्ट का पार्ट बन गया। तो अब ये कॉस्ट का पार्ट बना के रिकवर करेगा, रिकवर तो अब भी कर लेगा, लेकिन अब आउटपुट टैक्स के थ्रू आउटपुट टैक्स चार्ज करके वो रिकवर नहीं कर पा रहा। अब ये इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। सही है, अब तक तो हम सेल्स टैक्स को कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहे थे ना बेटा, क्योंकि वो सेल टैक्स क्या था, आउटपुट टैक्स चार्ज करके एडजस्ट हो पा रहा था। लेकिन मैन्युफैक्चर के लिए ये आउटपुट टैक्स चार्ज ही नहीं होगा तो ये इनपुट टैक्स कैसे क्लेम करेगा, तो ये इसके लिए कॉस्ट का पार्ट बन गया। और जब मैन्युफैक्चर ने 13,920 की गुड्स जो परचेज की उसमें उसने 9,000 का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या किया, परफॉर्म किया, तो 9,000 इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या हो गया, और ऐड हो गए। और फिर उसने ये प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा, 3,000। तो टोटल मैन्युफैक्चरर ने मजीद इसमें 12,000 की वैल्यू एडिशन की।
तो मैन्युफैक्चरर ने ये प्रोडक्ट आगे होलसेलर को कितने की बेची? 25,920 की। और क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो वो खुद कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर पा रहा, तो ना उसका इनपुट टैक्स है ना उसका आउटपुट टैक्स है, और डिफरेंस क्या हो गया? निल हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आगे देखते हैं, होलसेलर ने ये प्रोडक्ट कितने का परचेज किया? 25,920 का। होलसेलर ने इसमें कितना मार्जिन ऐड किया? 400 रुपए का, तो प्लस 400, 26,320। इस सब क्योंकि होलसेलर खुद रजिस्टर्ड है तो क्या करेगा? वो इस पे सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। कितने परसेंट से? 17% से। आंसर क्या आ जाएगा? 4,474। लेकिन क्योंकि होलसेलर आगे बेच रहा है किसको? रिटेलर को, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि वो टियर 1 में फॉल नहीं करता, तो लिहाजा अब होलसेलर ने इतना आउटपुट टैक्स चार्ज किया नॉर्मल, और होलसेलर के पास खुद इनपुट टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने गुड्स किससे परचेज किए? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अब ये नहीं हो सकता कि पिछली स्टेज का जो इनपुट टैक्स था वो इसके लिए इनपुट टैक्स बन जाए, नहीं, बीच में से चेन क्या हो गई? टूट गई। बीच में एक अनरजिस्टर्ड पर्सन आ गया, उस अनरजिस्टर्ड पर्सन के आने से क्या हुआ? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या हो गया? इजाफा हो गया। अब हो क्या रहा है? अब देखो, जो आपके पास 25,920 था उसमें पिछली स्टेज का सेल्स टैक्स भी क्या हो गया? कॉस्ट का पार्ट बन गया। और वो कॉस्ट का पार्ट बनने के बाद सेल्स टैक्स पे भी एक तरीके से क्या हो रहा है? सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है। यानी अब तक कभी भी हमने सेल्स टैक्स को वैल्यू एडिशन के तौर पे काउंट नहीं किया था, लेकिन बीच में अनरजिस्टर्ड पर्सन आया तो पिछली स्टेज का जितना भी आउटपुट टैक्स था वो वैल्यू एडिशन का क्या बन गया? पार्ट बन गया। और अब जब आप सेल टैक्स चार्ज करो तो आप सेल्स टैक्स पे भी सेल टैक्स चार्ज कर रहे हो। भाई जवाब दें सब लोग, अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही है आप तमाम लोगों को? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका नॉर्मल आउटपुट टैक्स है। अब क्योंकि रिटेलर जो है वो टियर 1 रिटेलर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे? इससे आप बॉटम लाइन फिगर के तौर पे 3% फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। तो दो 3% आए हैं बेटा, एक कमर्शियल इंपोर्ट वाला 3% है और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला 3% है। कमर्शियल इंपोर्ट वाला 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स है, और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला 3% है वो फर्दर टैक्स है। इन दोनों को फर्क कर दीजिएगा लाजमी। तो अब क्या करेंगे? जो वैल्यू थी आपकी कितनी? 26,320। इस 26,320 पर आप क्या करेंगे? 3% फर्दर टैक्स वर्कआउट कर लेंगे। आंसर आपके पास क्या आता है? 789, जिसको राउंड करके आप 790 कर लेंगे, क्योंकि ऊपर आपने पीछे राउंडिंग की थी, इसमें आगे राउंडिंग हो जाएगी। यस और नो? और गुड्स किसने परचेज की? रिटेलर ने। अब रिटेलर ने गुड्स परचेज की कितने की? 26,320 की। जवाब दें। अब 26,320 की जब गुड्स परचेज की तो रिटेलर भी बेटा अनरजिस्टर्ड है, और रिटेलर ने जितना आउटपुट टैक्स दिया है वो रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स नहीं है। क्यों इनपुट टैक्स नहीं है? इसलिए कि रिटेलर जब कुछ खुद आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर रहा तो वो इनपुट टैक्स कैसे क्लेम कर पाएगा? तो लिहाजा बेटा रिटेलर का जो पे किया हुआ इनपुट टैक्स था वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बन गया। 4,474 प्लस 790, तो रिटेलर के लिए कॉस्ट क्या बनी? 31,584। तो इसका मतलब क्या? उसने गुड्स परचेज की 31,584 की, और उसमें उसने अपना मार्जिन रखा कितने का? 600 का, और 600 बतौर मार्जिन उसने रख दिए, और डायरेक्ट गुड्स बेच दी 32,184 की। क्यों? क्योंकि वो कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर रहा। इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो इस क्वेश्चन में सारे प्रॉफिट मार्जिन्स और वैल्यू एडिशन वही हैं जो पिछले क्वेश्चन में थे, लेकिन जब आप नेट अमाउंट देख रहे हैं एफबीआर की जेब में, तो एफबीआर की जेब में ज्यादा अमाउंट जा रहा है बनिस्बत पिछले उसके। तो हुआ क्या था कि सप्लाई चेन में अनरजिस्टर्ड पर्सन आने से क्या हुआ? इनपुट और आउटपुट टैक्स का चेन टूट गया, और जो आउटपुट टैक्स एक पार्टी ने चार्ज किया अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स बेचते वक्त, अनरजिस्टर्ड पर्सन उसको इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम नहीं कर सका क्योंकि वो खुद आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर रहा था, और वो अमाउंट उसकी वैल्यू एडिशन का पार्ट बन गया। और उस अनरजिस्टर्ड पर्सन के बाद जो पार्टी रजिस्टर्ड आ गई उसके लिए उस चीज की कॉस्ट बढ़ गई, और फिर वो उस पर सेल्स टैक्स जब चार्ज करेगा तो पिछली स्टेज का जितना भी इनपुट टैक्स होगा जो कि चेन टूटने की बिना पर क्लेम नहीं हो पाया, तो वो इनपुट टैक्स क्या हो गया?
वैल्यू एडिशन का पार्ट बन गया और उस पर इजाफी सेल्स टैक्स चार्ज हुआ। मतलब इजाफी से मुराद यानी कि उस वैल्यू पे भी सेल टैक्स चार्ज हुआ जो कल तक इनपुट टैक्स थी, लेकिन चेन टूटने की बिना पर वो क्या बन गई, वैल्यू एडिशन बन गई और उस पर भी सेल्स टैक्स चार्ज हो गया और वो सेल्स टैक्स चार्ज होने की वजह से आपके पास सेल्स टैक्स का अमाउंट ज्यादा आ रहा था। और एक और वजह है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से 3% फर्दर टैक्स चार्ज हुआ है, ये भी सेल्स टैक्स से ज्यादा होने का क्या है, रीजन है। तो इन दो बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब बर्डन कस्टमर पे कितना पड़ा, 7,584, ये एंड कंज्यूमर पे बर्डन पड़ गया आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। यस और नो, रिस्पॉन्स है सब लोग बेटा। अब आपसे एक बेसिक डिस्कशन करने जा रहा हूँ, वो क्या है, सेल्स टैक्स के अंदर जो हम गुड्स बेचते हैं उसको हम सेल्स टैक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं सप्लाईज। सप्लाईज की एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक चीज सप्लाई करना सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करता है कि नहीं करता, ये अलग इशू है। इस इशू को हम बाद में रिजॉल्व करेंगे लाजमी। तो बुनियादी तौर पर हम सप्लाई को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, टैक्सेबल सप्लाईज और दूसरे हिस्से में हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एक क्या हो जाएगी बेटा, टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है जी। टैक्सेबल सप्लाई क्या है, सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, यानी जिन गुड्स को बेचते वक्त आपको सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़े वो टैक्सेबल सप्लाई में शुमार होंगी। अब जरूरी नहीं बिकी हो, बिकने के अलावा भी सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, जिन गुड्स को बेचते वक्त, ट्रांसफर करते वक्त, कुछ भी आप कह सकते हैं, अगर आपको सेल्स टैक्स चार्ज करना पड़े तो ऐसी गुड्स जो आपने ट्रांसफर किए, सेल किए, ये सप्लाई तो है लेकिन साथ साथ क्या है, टैक्सेबल सप्लाई, चार्जेबल टू सेल्स टैक्स है। और एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है वो क्या है, वो नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है। नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स यानी ये गुड्स बेचते वक्त या ट्रांसफर करते वक्त कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होना। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आनी है, इन तमाम चीज़ों को इन डिटेल भी पढ़ना है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमने सप्लाई को दो हिस्सों में तोड़ा, एक टैक्सेबल सप्लाई और एक एग्जेम्प्ट सप्लाई। मतलब अगर कोई सप्लाई एग्जेम्प्ट हो जाए तो उस पर आपने सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना होता। अब आप जानते हैं सप्लाई एग्जेम्प्ट कैसे होती है। अभी आपने केस देखा कि अगर आप गुड्स बेच रहे हैं बतौर कॉटेज इंडस्ट्री, तो आपके टर्नओवर लिमिट की बिना पर या मल्टीपल रीजन जो उसमें फॉल करते हैं उसकी बिना पर भले वो प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट आइटम की लिस्ट में ना लिखी हुई हो, लेकिन क्योंकि आप कौन है, कॉट इंडस्ट्री, तो आप कुछ भी बेचें आपके लिए क्या है, वो एग्जेम्प्ट है, आप उस पर सेल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। नंबर 2, आप रिटेलर हैं अदर देन टीयर 1 रिटेलर, अब आप कुछ भी बेचें आप खुद से उसके ऊपर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2, ये तो हो गई पर्सन वाइज जो मैंने बताया था ना आपको, टर्नओवर बेस एग्जेम्पशन या बंदा एग्जेम्प्ट कर दें। बंदा मतलब कि भाई तुम बेचो तो एग्जेम्प्ट है, बाकी दुनिया भर बेचे तो उनसे सेल टैक्स चार्ज करेंगे, है ना। खान साहब आप पराठा बेचें तो सेल टैक्स एग्जेम्प्ट है, लेकिन डॉन जैसे पराठा बेचेगा सेल टैक्स क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो पराठा बतौर आइटम एग्जेम्प्ट नहीं है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको। तो इसका मतलब पराठा कहीं भी आपको आइटम के तौर पे एग्जेम्प्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर कल पराठे को एग्जेम्प्ट आइटम की लिस्ट में डाल दिया जाए तो उससे क्या होगा,
डॉन भी सेल्स टैक्स पे करने से बच जाएगी। तो मतलब जब आइटम ही एग्जेम्प्ट हो गया तो फिर क्या करें, अब उस पर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं होना। तो ये बुनियादी की पॉइंट्स अच्छी तरह समझ जाएं, वरना फिर परेशानी हो जानी है। ठीक है, अच्छा फिर टैक्सेबल सप्लाईज को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। और वो टैक्सेबल सप्लाई के दो हिस्से क्या हैं, एक कहलाएगी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई, और एक कहलाएगी जीरो रेटेड सप्लाई। नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाईज पे हम नॉर्मली सेल टैक्स चार्ज करते हैं। सेल्स टैक्स is charged at 17%, और रिड्यूस रेट अगर हो तो वो भी अप्लाई हो जाएंगे, वो हम अलग से सीखेंगे। उसके बाद जो जीरो रेट सप्लाई है उसको हम बोलेंगे सेल्स टैक्स इज चार्ज एट 0%। ये वो सप्लाई है जिसपे सेल्स टैक्स चार्ज होता है 0%। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इसको जरा क्या करना है, कनेक्ट करना है। यहां पर हम बोलेंगे नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट सप्लाई, और यहां हमने बोल दिया नो सेल्स टैक्स इज चार्ज। तो नो सेल्स टैक्स इज चार्ज और सेल्स टैक्स इज चार्ज एट 0% में क्या हो गया, फर्क हो गया। अब क्या फर्क हो गया, जब आप कोई एग्जेम्प्ट गुड बेचेंगे और आप उस पर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे तो आपका पिछली स्टेज पे पे किया हुआ इनपुट टैक्स डेड हो जाएगा, यानी आप उस इनपुट टैक्स को क्लेम नहीं कर पाएंगे, मजबूरन आपको उसको अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा। रिस्पॉन्स प्लीज देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यानी एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर आप कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करते जब आप गुड्स बेच रहे होते हैं, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो फिर इसका मतलब क्या है। अब आप ये सोचें कि अगर आपने इसके रॉ मटेरियल पर या इसको खरीदते वक्त कोई इनपुट टैक्स दिया था तो वो इनपुट टैक्स बेटा क्या हो गया, डेड हो गया, वो अब आपके किसी काम का नहीं रहा, उसको आप अगली पार्टी पर आउटपुट टैक्स चार्ज करके उसका बर्डन अगली पार्टी पे आप शिफ्ट नहीं कर पा रहे। अब उसका एक ही तरीका है, कॉस्ट का पार्ट बनाओ, कॉस्ट को बढ़ा लो, और कॉस्ट को बढ़ाने के बाद उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करके पैसे तो अगली पार्टी से रिकवर हो जाएंगे ना, लेकिन वो आउटपुट टैक्स चार्ज करके रिकवर नहीं होंगे। तो इसकी प्रोविजनल एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, मतलब जो प्रोविजनल एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स होती है, आउटपुट टैक्स में से होती है। लेकिन जब आप गुड्स बेचते हैं, जो गुड्स फॉल करती हैं कौन सी कैटेगरी में बेटा, जीरो रेटेड सप्लाई में, तो होता ये है कि जीरो रेट सप्लाई पे आप आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं, यानी इट मींस देयर इज आउटपुट टैक्स बट एट 0%। यानी वहां पर आप आउटपुट टैक्स का एग्जिस्टेंस मानते हैं, आप बोलते हैं भाई मैं तो आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहा हूं, क्या करूं, उसका रेट ही जीरो है। तो जब देयर इज आउटपुट टैक्स मींस देयर इज एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। तो वो जो बुनियादी कायदा हमने सीखा ना, व्हेन देयर इज आउटपुट टैक्स देयर इज एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ये बड़ा काम आना है आपका। व्हेन देयर इज नो आउटपुट टैक्स देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक है जी, तो ये बुनियादी आपके सामने बात रख दी। अब हमें समझना ये पड़ेगा भाई कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा आइटम जीरो रेटेड में फॉल करता है, कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा आइटम जो है वो एग्जाम में फॉलो करता है। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको एग्जाम सप्लाईज, और जैसे मैं इसको पढ़ा लूं बेटा तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाएगी। वो जिम्मेदारी ये है कि ये लिस्ट आपके पास होगी ना एग्जाम सप्लाईज की, ये आपको पक्की पक्की याद होनी चाहिए, पक्की पक्की। और अगर आपने याद नहीं की तो मैं क्लास लेना छोड़ दूंगा सिलटेक्स की। ठीक है, फिर आप ऐश करें एग्जाम तक, धमकी अच्छी है ना। एग्जेम्प्ट सप्लाईज
सेक्शन 13 6 शेड्यूल। एग्जेम्प्ट सप्लाईज को आमतौर पर 6 शेड्यूल आइटम के नाम से पुकारा जाता है। अगर एग्जामिनर लिख दे 6 शेड्यूल आइटम, तो इसका मतलब जान लीजिएगा एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है कि ये आइटम एग्जेम्प्ट है, यानी इसको बेचते वक्त कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। और अगर आप खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली खरीदते वक्त आप उस पर कोई सेल टैक्स पे करके नहीं आ रहे। ठीक है, तो आइटम की एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ, यानी ये तो लिस्ट हुई हुई है, यानी लिस्ट दी हुई है ना आपको 6 शेड्यूल की, लेकिन अगर कोई आइटम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है लेकिन उसको कौन बेच रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री बेच रही है, तो फिर तो वैसे एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना, तो इस तरह भी सोचना है हमने, सिर्फ हमें 6 शेड्यूल पे रुकना नहीं है, हमें एक दो तरीकों से सोचना है। तो इट मीन्स दैट किसी भी आइटम के एग्जेम्प्ट होने के लिए पहले हमें उसको कहाँ देखना चाहिए, 6 शेड्यूल में। अगर 6 शेड्यूल में वो ना मिले तो फिर देखना चाहिए बेच कौन रहा है। तो अगर बेचने वाला कॉटेज इंडस्ट्री है, बेचने वाला रिटेलर है अदर देन टियर 1 रिटेलर, तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर इसमें और चीजें भी आपके सामने आनी है, उसको भी देख लें जरा क्या है। तो अब लिखा हुआ क्या आ गया बेटा, certain imports and supplies of goods falling under this category are outside the scope of sales tax and therefore not subject to sales tax. Therefore not subject to sales tax, यानी कुछ imports ऐसी हैं, कुछ categories ऐसी हैं, कुछ situations ऐसी हैं, situation कुछ product के नाम नहीं लिखे हुए, कुछ situation लिखी हुई है, कुछ categories ऐसी हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, यानी वहां पे उस पार्टिकुलर केस में वो एक प्रोडक्ट क्या जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, लिखा हुआ क्या, एन एग्जांपल इज पब्लिकेशन ऑफ बुक, जर्नल्स, जर्नल से मुराद क्या है, जो मैगजीन वगैरह पब्लिश होते हैं, न्यूज पेपर्स, सीरियल 32 टेबल 1 6 शेड्यूल, वेयर पेपर परचेजेस सफर सेल्स टैक्स, जहां पर आपको पेपर खरीदते वक्त सेल्स टैक्स देना होता है, यानी आपका रॉ मटेरियल एग्जाम नहीं है, आप इनपुट टैक्स देकर आए हो, लेकिन जब आप रॉ मटेरियल के ऊपर सेल्स टैक्स पे करके आ गए हो, लेकिन जब आप उसको बतौर न्यूज़पेपर बेच रहे हो, जब आप उसको बतौर बुक बेच रहे हो, जब आप उसको बतौर जर्नल बेच रहे हो, तो आप उस पर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका रॉ मटेरियल खरीदते वक्त का इनपुट टैक्स क्या हो गया बेटा, डेड हो गया, उसको अब आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, फिर रिपीट कर दूं, where paper purchases suffer sales tax but their supply does not, and in this case input tax cannot be reclaimed. Other important exempt items are live animals, मतलब जिंदा जानवर। बड़ा रिसेंटली आप देखें, अगर आप बकरा ईद के लिए जानवर खरीदने गए हो मार्केट में, तो क्या ऐसा हुआ कि भाई उसने बोला ये बकरा 1 लाख रुपए का है, इसमें 17% सेल टैक्स लगेगा, मतलब ये आपको सेल्स टैक्स लगने के बाद 1,17,000 का पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो लाइव एनिमल्स हैं वो क्या हैं, एग्जेम्प्ट है। अच्छा जी, अब एक बंदा लाइव एनिमल्स को ज़िबा करके बेचता है, गोश्त बेचता है, तो गोश्त कहीं भी इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, गोश्त बेचने वाला देखना पड़ेगा। अगर गोश्त बेचने वाला कोई कंपनी है, KNS है, ठीक है, KNS है और मीट वन है, इस तरह के मुख्तलिफ कंपनीज हैं, तो अगर वो कंपनीज बेच रही हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है वो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती, तो उनको सेल टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई गली मोहल्ले के अंदर बेचारा बंदा कोई बेच रहा है, स्लॉटरिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो अलग केस हो जाएगा उसका। फिर स्लॉटरिंग का एक इशू और भी आता है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप देख लें कि मीट बतौर प्रोडक्ट कहीं भी आपको लिस्ट में दिखाई नहीं देगा। जिंदा जानवर बेचेंगे, एग्जेम्प्ट, परिंदे बेचें, पैरट्स बेचें, ठीक है, हाथी बेच दें, जिंदा हाथी 1,00,000 का, मरा हुआ हाथी 1,25,00,000 का, इसलिए कि सेल टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, ओके, बहरहाल तो यहाँ पर आपके सामने है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू एनी फर्दर मैन्युफैक्चरर। अगर आप सब्जियां खरीदते हैं, फ्रूट्स परचेज करते हैं, आप देखते हैं कभी भी इन पर
कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जैसे वो उगे हैं वैसे ही तोड़कर आपको क्या करते हैं, बेच दिए गए हैं। तो फिर किसी भी स्टेज पर आपको सेल्स टैक्स चार्ज होता हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा इसी से जूस बना लेता है, मैंगो परचेज करता है, मैंगो जूस बना लेता है, करेला परचेज करता है, करेले का जूस बना लेता है, शुगर के मरीज पीते हैं ना करेले का जूस, ठीक है ना। तो अगर वो जूस बना के क्या करता है, लोगों को पिलाता है, तो सवाल है कि वो जूस बनाने वाला जो है वो अगर मैकडोनल्ड है तो फिर जूस कहीं भी इस लिस्ट में दिखाई नहीं देगा बतौर एग्जाम प्रोडक्ट।